नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। तो इसको हम शुरू करेंगे बच्चों। समझेंगे ऐसे कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ओके बच्चों, सबसे पहले समझेंगे इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। जो एरो के लेफ्ट साइड में है उसको नाम दिया गया है अभिकारक। इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के एरो के दाएं तरफ है उनको कहा जाता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो बच्चों, रिएक्शन ए प्लस बी में हुआ तो हमें मिला सी प्लस डी। अब ये सी प्लस डी कैसे बना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से। रिएक्शन लिखा हुआ है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर। तो बच्चों, ये यहां पे वाटर कैसे बना, इसका आंसर आपको मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। रिएक्शन लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2, ये बन रहा है अमोनिया। अमोनिया कैसे बना, इसका आंसर आपको मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अध्ययन करने से। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे कि वे नियम जिनके आधार पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व अथवा यौगिक का आपस में रिएक्शन कराकर जो कंपाउंड प्राप्त करते हैं उसी का अध्ययन हम करेंगे रासायनिक संयोग के नियम में, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। अब बच्चों, इसको मूलतः 5 भागों बांटा गया है। इसके 5 अलग अलग नियम हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पांचों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टाइप है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके बच्चों, एंड इसका सेकंड जो टाइप है उसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों, आप इसको मेरे साथ में लिखते रहें अपने रफ कॉपी में। आप इसको लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम। एंड इसका थर्ड है बच्चों गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। इसको बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ
मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके बच्चों, और इसका फोर्थ नंबर है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, एंड इसका लास्ट है बच्चों गे-लुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम। गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम फॉर गैस। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे 5 नियम को देखा। 5 नियम के नाम क्या क्या है? द्रव्य संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, फिर नेक्स्ट क्या है? गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, एंड गे-लुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम। तो हम बारी बारी से पांचों के बारे में पढ़ेंगे, इनको डील करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझेंगे? जैसे कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस बी एंड गिव्स C प्लस डी। अगर जो हमारा A है इसका मास m1 है और जो B है उसका मास m2 है और जो C है इसका मास m3 है और D का मास m4 है। तो ये कहता है नियम कि जो इसका मास का कुल सम होगा वही इसी के कुल मास के सम के बराबर होगा, कुल मास के सम के बराबर। यानी कि m1 प्लस m2 का जो सम होगा ये बराबर होगा m3 और m4 के बराबर। यानी कि अगर लिखा हो कहीं पे रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और जो A है इसका मास अगर दिया हो 70 ग्राम, ठीक है, B है इसका दिया हो 30 ग्राम, तो कुल क्या बन गया? 100 बन गया। तो ओवरऑल जो उत्पाद हमारा है उसका भी जो सम होगा 100 के बराबर ही होगा, क्योंकि द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका 60 ग्राम, इसका 40 ग्राम। अब देखो इसका जो सम होगा क्या बनेगा? 100 ग्राम, ठीक है, जो कि हमारा अभिकारक है। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो उत्पाद का भी सम 100 ग्राम के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक का कुल द्रव्यमान
बराबर होगा रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ओनली केमिकल रिएक्शन। एक बात ध्यान रहे, ये जो नियम मैं यहाँ पे कह रहा हूं ओनली फॉर किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये नियम सत्य होगा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है बच्चों, ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए ट्रू होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरी फॉर केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों अगर लिखा हो N2 + 3H2 और ये बन रहा हो 2NH3, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि ये रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस इक्वेशन के लिए है, यानी कि जो हमारा रिएक्शन है कैसा हो? बैलेंस हो। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नियम है क्या इस रिएक्शन में फॉलो हो रहा है कि नहीं, यानी इनका जो सम होगा, मास का सम होगा, इनके मास के बराबर है कि नहीं। चेक करते हैं। तो हम जानते हैं n क्या बनता है? n बनता है 7 और 14। ओके, और h यहाँ पे h क्या बनता है? 1 and 1। तो मैं क्या लूंगा? मैं इसको लूंगा, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो मैं किसको लेने वाला हूं? जो ऊपर है, यानी कि परमाणु भार को मैं लेने वाला हूं। तो एक n का 14, यहाँ n कितना है? 2 है, तो क्या बनेगा? 28। तो कहेंगे 2 × 14, यानी कि क्या बन गया? ये 28। अब देखिए h क्या बनता है? 1। पहले बाहर 3 है, तो अब 3 को पहले बाहर कर दो, इंटू। अब h का क्या होता है? 1 होता है। 2h है, 2 × 1, क्या बन गया? 2 × 3 6 कम 6। अब यहाँ 2 बाहर है, 2 को आप बाहर कर दो। n क्या बनता है बच्चों? 14 प्लस h कितना है? 3, क्या बनता है? 1। तो क्या बन गया? 2 × 14 3 17, यानी कि 34। अब आप यहां देखो ना कि क्या उत्पाद अभिकारक का सम बराबर है कि नहीं है? 28 है, क्या बनेगा? 34। और ये क्या है? 34। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट का जो मास है उत्पाद के कुल मास के इक्वल है, यानी कि जो हमारा नियम है वो सत्य है। और भी हम यहां रिएक्शन करेंगे। लिखा है बच्चों यहाँ पे H2 + ½ O2। मैंने बोला आपसे क्या कि ये जो रिएक्शन है कैसा हो? बैलेंस रिएक्शन हो। तो क्या बनेगा? वाटर। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो हम जानते हैं H क्या बनता है बच्चों? 1 and 1। वो क्या बनता है? 8 and 16। इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक, इसको बोलेंगे परमाणु भार। 2 × 1 ये तो बनेगा, H का 1 बनता है, कितना? 2 है, तो 2 × 1 क्या बन गया बच्चों? 2 बन गया। आपको आप बाहर रहने दो पहले, इंटू। देखिए कितना O है? 2 O है, 2 × O का 16। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 16। अब ये देखो आप H कितना है? 2 है, H क्या होता है? 1 लिया, प्लस O क्या होता है? 16। ये क्या बन गया बच्चों? 18। ये तो बनेगा 2 × 1 2 और 16 18। तो आप यहां देख रहे होंगे इसका जो सम है कितना? 18 है,
और ये भी क्या है बच्चों 18 है, यानी कि दोनों का जो मास है आपस में बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है कि केमिकल रिएक्शन में उत्पाद और अभिकारक का कुल मास का सम आपस में बराबर होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये रिएक्शन ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए ट्रू है, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर बनता है mc²। यहां से एनर्जी बाहर तो निकलती है लेकिन ये मास में चेंज नहीं होती है। इसीलिए ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ये ट्रू है तो केवल और केवल केमिकल रिएक्शन के लिए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको आप लिखें। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर पहला हम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 70 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 15 ग्राम CO2 प्राप्त होता है, तो कितने ग्राम वाटर प्राप्त होगा? तो हम जानते हैं इसका रिएक्शन पहले क्या बनेगा। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म कर रहा है तो गर्म करने पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या मिल रहा है CO2 प्लस क्या मिल रहा है बच्चों वाटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो मात्रा है 70 ग्राम है और आफ्टर रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट हमको मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है मात्रा है 30 ग्राम है और 15 ग्राम मात्रा है CO2 की, तो वाटर क्या होगा हमको पूछ रहा है, तो मान लेंगे कि ये x ग्राम है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम जानते हैं कि इनका जो सम होगा आपस में बराबर होगा। तो कहेंगे क्या 70 बराबर 30 प्लस 15 प्लस x, ठीक है बन गया बच्चों 70 बराबर 3 1 4 यानी कि 45 प्लस x। तो x की यहां से वैल्यू क्या बनेगी 70 माइनस 45 यानी कि बन गया यहाँ पे 25 ग्राम, जो कि हमारा आंसर होगा। आपने देखा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसको आप लिखना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग और आप इसको लिख लें और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सेकेंड लॉ को लेकर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्थिर अनुपात का नियम। तो अभी के लिए बच्चों आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।